वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा मौलिक अधिकारों के बारे में। इससे पहले हमने स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है वो है हमारा अभियुक्त के अधिकार से शुरू होने वाला है और इसमें हम नेक्स्ट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या रिलेशन है वो भी आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आज ये जो हमारा चैप्टर है ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जानेंगे कि आरोपी या अभियुक्त के कौन कौन से अधिकार जो है संविधान के द्वारा दिए गए हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो उसमें 3 मंथ तक क्या है सरकार शक की बुनियाद पर आपको नजरबंद कर सकती है। लेकिन यदि 3 महीने के बाद उसकी और अवधि बढ़ानी है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी बिठाई जाती है जिससे डिस्कस किया जाता है कि क्या ये ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है कि इसको और भी ज्यादा डिटेन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 3 महीने के बाद में जो है एडवाइजरी कमेटी की परामर्श से उसको रखा जाता है। अब जब हमारा संविधान इस चीज का प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर आरोप लगे हैं, यानी कि जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। हम अक्सर ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वो दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं करता है दोषी नहीं माना जा सकता। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट जो है वो बाकायदा उसको गुनहगार नहीं मानता है तब तक क्या नहीं होता है, वो अभियुक्त नहीं माना जाता, यानी कि एक्यूज्ड नहीं माना जाता है। ठीक है, और यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं का बचाव करने का भी समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, टू एंश्योर फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्री ट्रायल के लिए 3 तरह के अधिकार देता है। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1, यानी कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, उसको एक से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि आपने यदि कोई गुनाह किया है, मारपीट का किया है, तो मारपीट की धाराओं के अनुसार ही आपको वो सजा दी जाएगी। ठीक है, नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैक डेट एंड, यानी कि जिस अवधि से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस दिन से गिरफ्तार किया गया उस समय में जो मौजूदा कानून है उन्हीं कानूनों के हिसाब से उसके गुनाह की जो सजा बनती है उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। ये नहीं होता है कि मान लीजिए किसी को मारपीट करने के लिए राजा महाराजाओं के टाइम पर उसके हाथ काट दिए जाते थे। ठीक है, सजा दी जाती थी, मतलब बहुत ही बेरहमी से जो सजा दी जाती थी वो तरह के जो लॉ चलाए गए हैं, ठीक है, कानून है, वो यहाँ पर नहीं चलते। यानी कि इस समय मारपीट के लिए क्या सजा है, चोरी करने के लिए क्या सजा है, ठीक है, लूटपाट के लिए क्या सजा है, उसी के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार जो है व्यक्ति को सजा दी जाती है। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। यानी कि पुलिस जो है किसी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं कर सकती है कि आप जो है अपने अगेंस्ट ही क्या करो, एक लीगल एविडेंस के रूप में प्रस्तुत हो। ठीक है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस टॉर्चर करके क्या है उसके खिलाफ उसको गवाही देने के लिए मंजूर नहीं कर सकती है। ठीक है, यदि वो स्वयं स्वीकार करता है कि हाँ ये चीज मैंने की है, ये गुनाह मैंने किया है, तो वो लीगल माना जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो जाके थाने में खड़ा हो जाता है, कई ऐसे केस होते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर लेता है, ठीक है, तो वो तो गलत नहीं माना जाता। लेकिन पुलिस कहती है कि तुम इस बात को स्वीकार करो कि तुमने ये गुनाह किया है, तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा कि तुमने ये गुनाह किया है। तो इस तरह से यदि किसी व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है अननेसेसरी, भले ही उसने किया हो या ना किया हो, तो भी उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वो स्वयं की मर्जी से यदि आत्मसमर्पण करना चाहता है या सच बताना चाहता है तभी वो लीगल माना जाता है। लेकिन यदि किसी को दबाव मिलाकर हम उससे कोई उसी के खिलाफ एविडेंस प्रस्तुत करने को कहते हैं तो वो कोर्ट में माना नहीं जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि यदि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है तो एक तरह से क्या है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है।
ठीक है। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्रित हुए, यानी कि ये अलग अलग हमें परिस्थितियां दी गई हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है, तो उनके उत्तर में हमें क्या बताने हैं, इसके तर्क देने हैं। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्रित हुए हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया है। वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए उनकी जमीन वापस की जाए, यानी कि यहाँ पर क्या है, शोषण का अधिकार हो रहा है कि जो उनकी आदिवासियों की संस्कृति है वो क्या है, लोग उनकी संस्कृति का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। किसी जाति की पंचायत बैठक तय करने के लिए बुलाई जाती है कि बाहरी जाति से विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दिया जाए, तो यहाँ पर क्या है, राइट टू प्राइवेसी, भाई उनका निजी जीवन का अधिकार है, वो शादी किससे करना चाहते हैं, उनको शादी के लिए दंडित करना उचित है या नहीं, ये पंचायत का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि यदि हमारे खिलाफ कोई किसी तरह का कोई शोषण करता है, यानी कि बाल श्रम करवाता है, बंधुआ मजदूरी करवाता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, तो उस पर क्या है, संविधान जो है बाकायदा क्या है, लीगली क्या करता है, प्रावधान करता है, ठीक है, कि कोई भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। अब इसमें यह कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बंधुआ मजदूरी या बेगारी के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार के एक शोषण को लोगों को दास के रूप में खरीदा या बेचा भी जाता था, यानी कि पहले क्या है, लोगों को खरीदा और बेचा जाता था और उनसे जबरदस्ती काम में लिया जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर ही संविधान क्या है, रोक लगाता है। यानी कि पुराने समय में जो जमींदार, सूदखोर और अन्य जो पैसे वाले लोग होते थे वो गरीब लोगों से बंधुआ मजदूरी करवा लेते थे, जिसके कारण देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के जो काम करने वाले होते हैं उनमें भी बंधुआ मजदूरी अभी भी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और उसे कानून द्वारा दंडनीय भी बना दिया गया। यानी यदि किसी व्यक्ति को ये सूचना मिलती है कि फला जगह पर किसी व्यक्ति का इस तरह का बंधुआ मजदूरी का कार्य किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यदि हम देखते हैं, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और उस व्यक्ति को न्याय दिलवाने में हम मदद कर सकते हैं। अब संविधान के अनुसार 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, इनको किसी जो हानिकारक खदान कारखाने हैं इनमें किसी भी तरह का कोई खतरनाक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। इसी प्रकार जो बच्चे हैं उनको बाल श्रम नहीं करने दिया जाएगा, ये अवैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा का बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार दिया गया, यानी कि किसी भी बच्चे से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, और उसकी शिक्षा से वंचित भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे का अधिकार है कि वो 6 से 14 साल तक मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करे, ठीक है, और उसके जो अभिभावक होते, पेरेंट्स होते हैं, उनको ये कर्तव्य बनता, ड्यूटी बनती है कि वो सरकारी स्कूलों में, ठीक है, अब तो निजी स्कूलों में भी इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है कि वो इस तरह के जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको 6 से 14 साल तक मुफ्त में शिक्षा देते हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमने देख लिया कि आर्टिकल 23 एंड 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब आता है हमारा रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, यानी कि हमारा देश जो है वो एक डाइवर्सिफाइड है और यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब चाहते हैं कि वो अपने अपने धर्म को एंजॉय करें, उनके जो धर्म के त्योहार हैं उनको प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें, होली, दिवाली, ठीक है, जो भी उनके त्योहार आते हैं, ईद, ठीक है, और इस तरह के जो अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनको अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई है और इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। दिस फ्रीडम इज कंसीडर्ड एज ए हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्टोरिकली देयर वर रूलर्स एंड एम्परर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हु डिड नॉट अलाउ रेजिडेंट ऑफ दियर कंट्रीज टू एंजॉय द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि दुनिया में से इतिहास में बहुत से ऐसे नमूने राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी जनता को क्या है, अपने रूल और नियमों के अनुसार क्या है, उनके धर्म को मानने से एक तरह से रोका है, ठीक है। तो पर्सन फॉलोइंग ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ
द रूलर वर आइदर प्रोसिक्यूटेड और फोर्स टू कन्वर्ट टू द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रूल्स। यानी कि क्या होता था कि यदि मान लीजिए जो जनता है, शासकों का अलग धर्म होता है और जनता का अलग धर्म होता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था कि शासक जो है उसके धर्म को स्वीकार कर भी सकते थे और कई जो होते हैं अत्याचारी शासक वो उनके धर्म को स्वीकार करने से मना कर देते थे। तो ऐसे में लोकतंत्र जो है वो इसकी व्यवस्था करता है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करें और हमेशा क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी खौफ के अपने धर्मों के त्योहार को मनाएं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी की एक सुंदरता है कि हम हमारे देश में अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक साथ मिलकर त्योहारों को एंजॉय करने का अधिकार रखते हैं। अब आता है हमारा फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, कि हमें हमारे धर्म के अनुसार, हमारे मन के अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं, आस्था हमारी जिसमें होती है उसमें हम रख सकते हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार दिया गया है। इन इंडिया एवरीवन इज फ्री टू चूज ए रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या है, उसकी अनुसार, इच्छा के अनुसार प्रैक्टिस करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसी में क्या आता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी आता है। दिस मीन्स दैट ए पर्सन may choose एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। यानी कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करे या किसी भी धर्म को ना माने, नास्तिक भी हो सकता है, तो इस पे ये दबाव नहीं है कि आप भारत में रह रहे हो तो आपको कोई धर्म मानना ही पड़ेगा या कोई एक पर्टिकुलर धर्म मानना पड़ेगा, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। यानी कि किसी भी धर्म का जो है पालन व्यक्ति अपने अनुसार कर सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक डिसऑर्डर होता है तो, और यदि मोरालिटी भंग होती है तब, और हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई इश्यू होता है तब हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको रोका जा सकता है। यानी कि कोरोना में हमें क्या है, एक तरह से बाहर निकलने पर क्या है, पाबंदी थी, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित क्या था, व्यवस्था की गई थी और इससे क्या है, लोक व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी। साथ ही इसमें नैतिकता का प्रश्न भी ये था कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हम यदि मान लीजिए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें भी होगा, साथ में हम हमारी फैमिली के लिए भी क्या कर रहे हैं, थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या है, ये तीनों तरह से ही गलत था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम यदि बाहर जाकर किसी मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं और बाहर सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, समाज के भलाई के लिए सरकार क्या कर सकती है, समय समय पर उस पर पाबंदी भी लगा सकती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड राइट नहीं है, ठीक है। रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेस इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स। यानी कि जो सोशल एविल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। और बायोगेमी पे, यानी कि एक से अधिक जो विवाह होते हैं, बायोगेमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि जो मानव बलि होती है उस पर प्रतिबंध लगाया था। इस तरह की जो प्रसिद्ध जो होती हैं, यहाँ की परंपराएं होती हैं, इन पर सरकार क्या है, एक तरह से धर्म में डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकते। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकार है वो हमारे नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा रही, क्योंकि अगर इस तरह के अपराध यदि प्रैक्टिस किए जा रही हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्मों को मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर क्या है, स्ट्रेस पैदा होने लगता है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो वो उस धर्म वाले व्यक्ति को तो एक तरह से क्या है, गुस्सा आने लगता है कि हमारी ये परंपराएं हैं, हमारी ये मूल्य हैं, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है, हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है, ठीक है।
और राइट टू फ्रीडम के तहत हमें फेथ और वर्शिप की प्रैक्टिस करने का भी अधिकार दिया गया है। तो उस समुदाय के लोग ये महसूस करने लगते हैं कि उनके धर्म में एक तरह का सरकार क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो मानवता को बचाने के लिए इस तरह के घिनौने कार्यों को समाज से हटाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। जैसे कि संविधान ने सभी लोगों को अपने प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि हम एक धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर हम बौद्ध बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। लेकिन यदि हमें जबरदस्ती कहा जाए कि आप इस धर्म को छोड़ के, ये धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में जाओ, तो ये क्या है, एक तरह से हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि हमारी आस्था नहीं, उसमें जबरदस्ती यदि किसी चीज को हमसे फॉलो करवाया जाएगा तो उसमें ना तो हमारी आस्था है और ना ही वो हम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण जो है यानी कि जो ये कन्वर्जन होता है, ये लालच के आधार पर या डर के आधार पर करवाया जाता है, ठीक है। और संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन, यानी कि जो संविधान है वो फोर्सिबल कन्वर्जन की इजाजत नहीं देता है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट, यानी कि हम अपने धर्म की विशेषताएं बताकर लोगों को आकर्षित करें, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन बताए कि हमारे धर्म में ये अच्छाई है, हमारे धर्म में ये अच्छाई, लेकिन हम किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और सभी धर्म क्या है, भारत में इक्वल हैं। इक्वेलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, विभिन्न धर्मावलियों का देश होने के कारण ये जरूरी है कि सरकार अलग अलग धर्मों के साथ समानता का बिहेव करे, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये देखिए कितनी सुंदर बात आ रही है यहाँ पर, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि इंडिया के पास कोई भी उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन ऑर्डर टू बी ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जज और एनी अदर पब्लिक ऑफिशियल, यानी कि ना तो उस देश के प्रधानमंत्री का कोई धर्म होगा, ना ही उस प्रेसिडेंट का कोई धर्म होगा, ना ही उस चीफ जस्टिस का कोई पर्टिकुलर धर्म होगा, ठीक है। तो हमारी देश जो है वो एक तरह से क्या है, धर्म निरपेक्ष है। और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होने के कारण सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में भी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। और राज्य द्वारा जितनी भी शिक्षा संस्थाएं चलाई जाती है, सरकारी संस्थाएं चलाई जाती हैं, वहां पर किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा, ना ही किसी तरह की कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी को धर्म के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यानी कि इन प्रावधानों को धर्म निरपेक्षता के द्वारा बल दिया गया है, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट preach any religion or give religious education nor will they favor person of any religion, यानी कि सरकार किसी भी धर्म को क्या नहीं करेगी, प्रोटेक्ट नहीं करेगी। The objective of this provision is to sustain and nurture the प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म का जो सिद्धांत है इसी को जीवंत बनाने के लिए हमारे संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट राइट आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। व्हेन वी टॉक ऑफ द इंडियन सोसाइटी द इमेज ऑफ डाइवर्सिटी कम्स बिफोर आवर माइंड, यानी कि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे सामने जो है एक डाइवर्सिफाइड जो एक इमेज है वो उभर कर आती है। यानी कि अलग अलग धर्म वाले लोगों की इमेज आती है, अलग अलग कास्ट वाले, ठीक है। तो अलग अलग जगह वाले लोगों की, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान है, उनका रहन सहन है, उनकी संस्कृति अलग अलग है। तो भारत क्या है, हर तरह से क्या है, एक दूसरे से असमानता रखने वाले लोगों का एक समूह है, ठीक है। तो भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है। इंडिया इज नॉट मेड ऑफ ए मोनोलिथिक सोसाइटी, यानी कि एक कोई समरूप समाज नहीं, मोनोलिथिक यानी कि समरूप।
वरन उसमें काफी डाइवर्सिटी है। वी आर ए सोसाइटी दैट हैज वास्ट डाइवर्सिटी, यानी कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, जहां पर क्या है, दैट हैज वास्ट डाइवर्सिटी, जहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। इन सच ए सोसाइटी दैट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, इस प्रकार की जो सोसाइटी होती है जहां पर बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी भरी होती है, देयर वुड बी सोशल सेक्शन विच आर स्मॉल इन नंबर कंपेयर्ड टू सम अदर ग्रुप्स, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे ग्रुप की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वो धर्म के आधार पर होते हैं। यानी कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो होती है वो मेजोरिटी की तुलना में धर्म के आधार पर हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि किसी जगह पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी जगह पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी जगह पर सिखों की संख्या ज्यादा हो सकती है, या हो सकता है कि किसी जनरल कास्ट के लोगों की वहां पर दबदबा ज्यादा हो सकता है। तो वहां पर माइनॉरिटी जो होती है वहां पर कोई निम्न कास्ट वाले लोगों की हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, कह सकते हैं कि माइनॉरिटी जो है वो धर्म, लिंग, वंश, आधार, स्थान के आधार पर क्या हो सकती है, अलग अलग काउंट की जा सकती है, ठीक है। तो हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे संविधान की क्या, जो समाज की क्या है, मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार बहुसंख्यकों के बीच में बनाए रखने के लिए उनको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। Therefore, one of the fundamental rights is the right of the minorities to maintain their culture, यानी कि मेजोरिटी के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ लोगों को भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार संविधान देता है, ठीक है। तो इस तरह का जो अधिकार है वो हमें मिलता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 28 और 29 के द्वारा, आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा, ठीक है। और किसी समुदाय को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक समूह वो समूह होता है जिनकी अपनी एक भाषा और धर्म होता है, यानी कि अल्पसंख्यक वो समूह होता है जिसकी क्या होती है, कोई कॉमन लैंग्वेज होती है, कोई कॉमन रिलीजन होता है, एंड इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द कंट्री एज ए होल दे आर ऑटो नंबर्ड बाई सम अदर सोशल सेक्शन, यानी कि किसी देश के भूभाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर बहुत छोटा समूह हो सकता है। यानी कि कोई भाषा वाला, यानी कि कोई मराठी भाषी बोलने वाला क्या है, यहाँ पर हमारे राज्य में कोई ए राज्य है, ठीक है, कोई राज्य जैसे कि महाराष्ट्र मान लेते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले ज्यादा है, तो राजस्थान में मान लीजिए कि मराठी लोग हैं वो बहुत ही कम रह रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट करके चलते हैं, ठीक है। तो इन मराठी लोगों को राज्य में वही सभी समान अधिकार दिए जाएंगे जो कि यहाँ पर राजस्थान वाले लोगों को दिए जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे स्टेट को दिए जाते हैं, ठीक है। तो भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पर इसके टेरिटरी में यदि कोई भी बंदा रहेगा, देश का नागरिक रहेगा, तो उसको सेम जो अधिकार है वो प्रैक्टिस करने का राइट जो है संविधान द्वारा दिया गया है, ठीक है। चाहे वो अल्पसंख्यक भाषाओं के आधार पर हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, या क्या किसी भी तरह से हो, ठीक है। तो वो अपने अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो होती है कैन सेट अप दियर अवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 29 जो है ये हमें सिक्योरिटी देता है कि हम अपनी चॉइस के अनुसार यदि हम अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज है रिलीजियस बेसिस पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अलग रख सकते हैं। इसमें हमारी भाषाओं के लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को पढ़ा सकते हैं। बाई डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व और डेवलप दियर अवन कल्चर, इसका उद्देश्य ये है कि आप अपनी इच्छा से मदरसे भी खोल सकते हैं, ठीक है, मंदिर भी खोल सकते हैं, ठीक है, मंदिरों में आप पढ़ा भी सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप अपने धर्म को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहने का मतलब है इस लाइन का कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धार्मिक संस्थान को जो है वो ऐड नहीं देगी, ठीक है। किसी भी शिक्षण संस्थान को वित्तीय अनुदान देने के मामले पर जो संस्थान है, जो सरकार है, वो ये भेदभाव नहीं करेगी कि ये फलां धर्म से संबंधित है। यदि किसी धार्मिक आधार पर जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, ठीक है, यानी कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो मदरसे चलाते हैं, तो उनको यदि सरकार के द्वारा किसी तरह की एजुकेशनल हेल्प चाहिए, फंड चाहिए, तो ग्रांट देने में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि क्या है, हम एक तरह से हिंदू बहुसंख्यक वाले समाज में रहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर क्या है, सरकार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। तो ये है हमारा राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कल्चर।
अब आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की एक लिस्ट बनाई गई है जो हमने देख ली है, लेकिन अधिकारों की केवल सूचना देना काफी नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसा फोर्स भी होना चाहिए जो इनको लागू कर सके। ठीक है, कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए। देयर हैज टू बी ए वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, यानी कि वो प्रैक्टिस में आ सके, धरातल पर उतर सके। ठीक है, डिफेंडेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दीज राइट्स, यानी कि जब इनके खिलाफ अधिकारों पर कोई अटैक होता है तो उस कानून के द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसको बचाया जा सके। और इसी के लिए बनाया गया है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो इन सभी का क्या कहलाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने ये कहा था कि ये आर्टिकल ही क्या है, संविधान का हृदय और आत्मा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंसीडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन आप लिख लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंसीडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is so because this right gives a citizen the right to approach ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यही वो अधिकार है जिसके द्वारा हम अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल की संज्ञा दी है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकते हैं, आदेश और निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू ऑर्डर एंड गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनको रिट जारी करके आदेश दे सकते हैं कि आपने इन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कैसे किया है। द कोर्ट कैन इश्यू वेरियस स्पेशल ऑर्डर नोन एज रिट्स, यानी कि सरकार को निर्देश देने के लिए जो कोर्ट है वो विशेष प्रकार के ऑर्डर का यूज करती है जिसे कहा जाता है रिट, यानी कि रिट याचिका जो है, रिट आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। पहली रिट जो आती है वो इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी व्यक्ति को क्या है नजरबंद कर लिया गया है और उसकी फैमिली की ओर से उसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई या हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई कि उनका जो पर्सन है, उनके जो मान लीजिए व्यक्ति है घर का, वो 3-4 महीने से गायब हो गया और ना तो पुलिस उसके बारे में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन बता रही है कि वो कहाँ है, सिर्फ उसको क्या कर रखा है, नजरबंद कर रखा है। तो सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो है वो व्यक्ति का परिवार जो है वो याचिका लगा सकता है कि आप इसको हेबियस कार्पस भेज कर क्या करे, हमारा जो व्यक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने बाकायदा जिंदा प्रस्तुत करे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये दोनों ही कोर्ट जो है हेबियस कार्पस इसको बोला जाता है, जिसमें कोर्ट ये जारी करती है कि जो व्यक्ति आपने गिरफ्तार किया है, उसको डिटेन किया है, उसको बाकायदा जिंदा बॉडी समेत क्या है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हमारी आंखें देखें कि वो जिंदा है या मुर्दा है, इसे कहा जाता है हेबियस कार्पस। यदि गिरफ्तार का तरीका गैर कानूनी या असंतोषजनक होता है तो न्यायालय द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है, और जो व्यक्ति जो है इसको गिरफ्तार करता है, प्रशासन जो गिरफ्तार करता है, उस पर इसके लिए कार्रवाई बिठाई जा सकती है। दूसरी रिट जो है वो ये होती है मैंडेमस। मैंडेमस कब जारी की जाती है, यानी कि परमादेश। मैंडेमस रिट जब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति जो है सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने जब कार्यों का पालन नहीं करता, यानी कि मान लीजिए कोई सरकारी टीचर है, ठीक है, उसको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य, लेकिन वहां पर क्या है जो महिला टीचर होती हैं, ठीक है, वो क्या करने लग जाती है, ऊन बनाने लग जाती है। तो एक तरह से क्या है वो अपने जो निर्धारित उनको कार्य दिया गया है उनको कार्य करने में वो क्या पाई गई है, असफल पाई गई हैं। तो यदि उनके खिलाफ यदि इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके खिलाफ
क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है, जिसे उनको जवाब देना पड़ता है कि आपने इस तरह का जो अपने पद पर आपको पद दिया गया है उसको आपने पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से क्यों नहीं निभाया है। ठीक है, तो इस तरह की रिट जब जारी की जाती है, दिस रिट इज इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस holder is not doing legal duty and thereby is infringing on right of individual, यानी कि वो क्या है, अपने सार्वजनिक पद पर बैठे हुए कार्यों का क्या नहीं कर रहा है, निर्वहन नहीं कर रहा है, और इस तरह वो कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या हो रहे, प्रभावित हो रहे। बच्चों का जो मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, वो बच्चों का शिक्षा का अधिकार क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तीसरी रिट आती है निषेधादेश। ये क्या होती है, ये तो सरकारी व्यक्तियों पर जारी की जाती है, और हैबियस कार्पस भी क्या है, सरकारी व्यक्तियों पर ही जारी की जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति को, पुलिस विभाग को जारी की जा सकती है ये। ठीक है, जिंदा लेके आओ उसको, प्रत्यक्ष साबित करो। ठीक है, और ये होती है सरकारी दफ्तरों, जो भी व्यक्ति होता है किसी भी सरकारी महकमे में काम करने वाला, उसको उसके कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए जारी की जाती है। तीसरी होती है प्रोहिबिशन। ये हाई कोर्ट को जारी की जाती है, यानी कि कोर्ट को जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को जारी करती है। दिस रिट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि मान लीजिए सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, उससे होती है हाई कोर्ट, फिर आती है तीसरे नंबर पर लोअर कोर्ट। ठीक है, तो रिट जारी करने का अधिकार केवल दो कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यदि मान लीजिए हाई कोर्ट को लगे कि ये जो लोअर कोर्ट है ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय सुना रही है, तो हाई कोर्ट जो है रिट जारी करेगा। कौन सी, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रुको, हम आपके इस कार्य का निषेध करती हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन करते हैं। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर लोअर कोर्ट को जारी किए गई जो आदेश होता है वो क्या होता है, निषेध आदेश, यानी कि प्रोहिबिशन। चौथी रिट जो होती है वो होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, यानी कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पद पर नियुक्त हो गया है जिस पद पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो, किस अधिकार से आप उस पद को ग्रहण करके बैठे। यानी कि मान लीजिए किसी स्टाफ में, यदि नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो नर्सिंग स्टाफ में लगभग आप यदि 5 से 6 साल काम करते हो तो आपको अच्छा खासा डॉक्टर के एक्सपीरियंस होने लगता है, यानी कि डॉक्टर के अंडर आप काम करते हो तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने लगता है। लेकिन यदि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर होकर ऑपरेशन करने लग जाएं, डॉक्टर का ही कार्य करने लग जाए, तो आपकी शिकायत की जा सकती है कि आप है तो नर्सिंग ऑफिसर, भले ही आप क्या है कितना भी एक्सपीरियंस रखते हो, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, डॉक्टर की डिग्री नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर की डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप यदि डॉक्टर का कार्यभार संभाल कर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ क्या है, आपका पद से क्या हो सकता है, उचित कार्यवाहन निर्वहन न होने के कारण आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करवाई जा सकती है कि आप अपनी पोस्ट से हटकर अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिट होती है वो उसे कहा जाता है को वारंटो। तो इट इश्यूज द रिट्स ऑफ को वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट्स दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर, यानी कि व्यक्ति जो है ये नर्सिंग ऑफिसर, ये एनओ जो है ये डॉक्टर की तरह से रिएक्ट करने लग जाए कि मैं ही डॉक्टर हूँ, तो उसको रोकने के लिए, उसकी जो मंशा है उसको रोकने के लिए ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वारंटो रिट जारी करता है। अब फाइनल रिट जो आती है हमारी, फाइनल लास्ट, वो होती है सर्चुरी। ठीक है, यानी कि उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि ये भी क्या है, कोर्ट को ही जारी किया जा सकता है। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट, यानी कि जो सरकार को जारी कर सकती है, कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको जारी कर सकती है। ठीक है, और इसमें हाई कोर्ट को ऑर्डर जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और इसमें
कहा जाता है कि आप अपने जो कोर्ट में अब जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनको क्या है विचाराधीन मामले जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है, साथ ही लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट से क्या मंगवा लेती है, केस अपने पास ट्रांसफर करवा लेती है। तो ट्रांसफर करने वाली जो रीट है, केस ट्रांसफर करने वाली जो रीट है वो होती है सर्च्यूरी, ठीक है, यानी कि उत्प्रेषण रीट। और इस प्रकार ये जो रिट जारी की जाती है, न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं को भी निर्माण किया गया है जो कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती है। हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत जो है ये हमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रिट हमने देखा है। पहली तो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस, जिसमें व्यक्ति को जिंदा लेके आया जाए, ठीक है। दूसरी है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस में ये होता है कि कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करता है तब उसे मैंडेमस जारी किया जाता है। तीसरा होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कब जारी किया जाता है, जब हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ये पाए कि लोअर कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, आउट ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर निर्णय ले रही है तो उसको निर्णय को प्रोहिबिट कर सकती है, निर्णय लेने से पहले ही उसको रोक सकती है। अब चौथा होता है को वारंटो। को वारंटो का अर्थ ये होता है कि कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति जो है किसी दूसरे पद का निर्वहन करने लग जाए तब क्या होता है, को वारंटो जारी की जाती है। और सर्चुरी कब जारी की जाती है, ये निचली अदालतों से केस ट्रांसफर करवाने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो भी अन्य फंडामेंटल राइट्स के जो बॉडीगार्ड बैठे हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, SC/ST आयोग है, ये सभी क्या है, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ही रक्षण करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ह्यूमन राइट्स कमीशन, द रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। द पुअर, इलिटरेट एंड द deprived सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज दियर राइट्स। यानी कि कोई भी संविधान द्वारा दिए गए जो अधिकार है वो तभी पहचान में आ पाते हैं जब उस समाज की जो गरीब तबका होता है, कमजोर, अशिक्षित, वो भी अपने अधिकारों का उसी एंजॉयमेंट के साथ में प्रयोग कर पाए जिस अधिकार से अमीर व्यक्ति या अदर लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि PUCL या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं जो हैं वो बनाई गई हैं, जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर एक तरह से वाचडॉग की तरह कार्य करती हैं अगेंस्ट द वोलेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। और इसी के लिए इन दिस बैकग्राउंड, इसी के लिए द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड ए कमीशन इन 1993, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है इसमें कौन बैठता है, यहाँ पर बैठता है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आज मान लीजिए हमारे जो DY चंद्रचूड़ हैं ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के CGI हैं, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब मान लीजिए अपने पद से रिटायर्ड हो जाते हैं तो अब इनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या बना दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश जो है इसका क्या बन जाता है, हेड बना दिया जाता है, ठीक है। ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है वो तो इसका होता है हेड, ठीक है। और इसी के लिए किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसकी सेवा करने के लिए यानी कि इसको हेल्प करने के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। साथ ही जो अन्य हाई कोर्ट होते हैं उससे भी क्या है, जो व्यक्ति हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कमेटी में रखे जाते हैं। यानी कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, पहला होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे होते हैं हाई कोर्ट का CGI, तीसरा होता है जो कि व्यवहारिक रूप से मानवाधिकारों के संबंध में कोई ज्ञान रखता है, ठीक है, कानून का ज्ञान रखता है। तो इस तरह से जो कानून का एक्सपीरियंस रखता है, पार्शियल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट, यानी कि जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रखता है तो उसको भी इसका एक तरह से मेंबर बना लिया जाता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके पास जो है हर साल हजारों शिकायतें आती है और ये शिकायतें जो हैं ये किसी से भी संबंधित हो सकती हैं, यानी कि किसी की हिरासत में मृत्यु हो जाती है, ठीक है,
तो उससे रिलेटेड होती है, कस्टोडियल रेप से, ठीक है, कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड होती है, ठीक है, और लोगों के डिसअपियर होने के लिए, यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ पीपल, पुलिस एक्सेसेस, फेलियर इन टेकिंग एक्शन, यानी कि जब पुलिस जो है वो कार्रवाई ना कर पाए, महिलाओं के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो उसके संबंध में जो मानवाधिकार है ये कार्रवाई कर सकता है, ये जांच कर सकता है, यानी कि एक वाचडॉग है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप जो है, अभी तक का उदाहरण जो है, ये गुजरात दंगों के मामले में बहुत से युवक गायब हो गए थे, तो उनकी जांच की गई थी ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कि ये लोग जो हैं कहाँ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में न्यायालय में इनकी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए सिफारिश भी की गई थी। मानवाधिकार आयोग जो है ये कब शिकायत दर्ज करता है, ये शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, यानी कि खुद पीड़ित व्यक्ति भी दर्ज करवा सकता है, या मानवाधिकार आयोग स्वयं भी इस पर एक्शन ले सकता है। अवन इनिशिएटिव और ऑन ए पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय ए विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि किसी व्यक्ति के यदि फंडामेंटल राइट्स का यदि उल्लंघन हो रहा है तो वो खुद विक्टिम भी क्या लगा सकता है, पिटीशन दायर कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कि भाई मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है, और या ह्यूमन राइट कमीशन को लगे कि हाँ इन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो भी वो उसकी स्वयं से इनिशिएटिव करके जांच कर सकती है। अब हमारा जो फाइनल टॉपिक है वो आ गया है वही हमारा डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये क्या है जानते हैं, यानी कि सरकार को फंडामेंटल राइट जो है ये एक तरह से कुछ कार्य करने के लिए रोक लगाते हैं। ये मानवाधिकार जो हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये दिए गए हैं हम लोगों को, यानी कि देश की जनता को, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है संविधान निर्माता है ये देश की सरकारों को भी कुछ कर्तव्य ड्यूटी दे के गए कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इन अधिकारों, इन नियमों को लागू करने के लिए क्या करें, कुछ नीतियां लेके आए, जिन्हें क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि संविधान डायरेक्शन देके गया है, लेकिन ये संविधान के द्वारा ये जो प्रदत्त डायरेक्शन है, ये जो अधिकार है, ये क्या है, न्यायालय में एक तरह से परिवर्तनीय नहीं, यानी कि हम इसको एक तरह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या नहीं कर सकते हैं, इसके खिलाफ कोई किसी तरह की डिमांड नहीं कर सकते, जिस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कर सकते हैं। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, उनको ये माना था कि कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जिनकी लिस्ट बनाई जाए जो कि अभी देने जरूरी हैं, उनको बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स। कुछ अधिकारों की अलग से लिस्ट बनाएंगी कि ये जो कार्य हैं ये सरकार, आने वाली जो सरकारें हैं वो मिलकर करेंगी, इनको नाम दे दिया गया डीपीएसपी। ये सरकार को किस तरह की नीतियां जनहित में लानी चाहिए, और यदि कोई नीति गलत होती है तो किन आधारों पर उन नीतियों को गलत ठहराया जाए, तो ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात हो गई, ठीक है। तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये पता था कि स्वतंत्र भारत जो है ये अलग अलग तरह की क्या है, चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें सभी नागरिकों को समानता में लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने भी ये सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जो आज हम नहीं कर पाए, यानी कि हमारे जाने के बाद भी ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने भावी सरकारों के लिए क्या है, कुछ ऐसी नीतियां बनाई जो कि बाध्यकारी नहीं थी सरकारों के लिए अपनी इच्छा से, ठीक है। संविधान में कुछ इस तरह के तत्वों का समावेशन किया जो कि जनहित में हो सकते हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को नहीं लागू करती है तो न्यायालय में जाकर हम उसकी डिमांड नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को कोई आदेश दे, क्योंकि भाई संविधान ही इसको क्या नहीं मानता है, इन्फोर्सेबल नहीं मानता है। इसलिए कहा जाता है कि डीपीएसपी जो है ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायालय द्वारा कभी भी लागू नहीं करवाया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देश तत्वों को, जो कि नैतिक शक्ति है जिनके पीछे, वो सरकार को बाध्य करे कि आप अच्छे कार्य करो, अपनी नीतियों को गंभीरता से देखो और जनहित में नीतियां लेकर आओ। इसके अलावा ये भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो भावी सरकारों पर प्रेशर डाल के करवा लेगी, ठीक है। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक सूची बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है, और उसी लिस्ट को नाम दिया गया है डीपीएसपी। और ये कार्य जो है, ये लिस्ट जो है, इन्हीं को सरकार जो है अपनी मंशा से यदि लागू करना चाहती है तो कर सकती है, उस पर जन दबाव ही उसको लागू करवा सकता है।
नीति निर्देशक तत्वों में ये 3 प्रमुख बातें दी गई हैं कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड एडोप्ट, यानी कि एज ए सोसाइटी हमें ये जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव है ये एडोप्ट करने ही चाहिए। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा भी मिलने चाहिए, वो क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स। और वे नीतियां जिन्हें स्वीकार करना सरकार को पड़ता है, पड़ता नहीं है, यानी कि उनकी इच्छा होनी चाहिए कि भाई सरकार इन्हें नैतिक रूप से स्वीकार करे। फंडामेंटल राइट तो सरकार को स्वीकार करने ही पड़ते हैं, यानी कि वो बाध्य होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से लगता है कि संविधान निर्माताओं ने भारत की कल्पना किस तरह से की होगी, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने प्रयास भी किया, जैसे जमींदारी उन्मूलन किया है, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ बिल्स, यानी कि जमींदारी उन्मूलन कर दिया है, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। एनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, जो कि कई प्रकार के फैक्ट्री कानून है उनको भी एक तरह से सुधार किया गया है। कुटीर और जो लघु उद्योग हैं, जैसे कि यानी कि एमएसएमई है, उनसे रिलेटेड भी कानूनों में सुधार किया गया है। तो इस तरह के पंचायती राज से व्यवस्थित संबंधित व्यवस्था जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में दी गई थी। और बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इनको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? 11वीं और 12वीं अनुसूची में पंचायती राज और नगर पालिका को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ही डीपीएसपी में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था जो है वो सरकार ने लॉ बनाकर की है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेशन, ये संविधान ने बना दिया है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, इसी को भी कानूनी दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा इसे भी दे दिया गया है, राइट टू एजुकेशन को भी और पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और पार्शियल राइट टू वर्क, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी कि इसमें काम करने का अधिकार जो है मनरेगा गारंटी योजना के तहत लोगों को दिया गया है, यानी कि जो न्यूनतम गारंटी रोजगार है वो एमएसएम, ये जो होता है मनरेगा योजना है, इसके द्वारा लोगों को रोजगार गारंटी योजना का अधिकार दिया गया, यानी कि सीमित काम करने का अधिकार। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है मिड डे मील की व्यवस्था स्कीम जो है वो भी सरकार के द्वारा संविधान संशोधनों के द्वारा लगाई गई है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि डीपीएसपी क्या है और किसे कहते हैं और किस किस तरह के डीपीएसपी सरकार ने लागू किए हैं। अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य बनते, यानी कि हमने हमारे फंडामेंटल राइट तो ले लिए कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट है, नागरिक होने के लिए हमें जरूरी है। तो दूसरे हाथ से हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि हम दूसरों के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य करें। यदि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो अपने सिर्फ अधिकारों का उपयोग करना जानता, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि समाज के दूसरे व्यक्तियों के लिए मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो अधिकार और कर्तव्य जो है ये एक दूसरे के क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है। यानी कि यदि हम अपने अधिकार एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो दूसरों के लिए हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्तव्य दूसरों के अधिकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे कर्तव्य शुरू होते हैं तो यहाँ से ही दूसरों का अधिकार उनको मिलना शुरू होता है, ठीक है। तो एक सिक्का का दो पहलू क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये फंडामेंटल राइट ड्यूटीज जो हैं, ध्यान रखना, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ये 1976 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये पास किए गए थे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में पास किया गया था। और इसमें नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत कर्तव्य जो हैं वो बनाए गए थे, लेकिन इनको लागू करने के लिए कोई किसी तरह का कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। However, the Constitution does not say anything about enforcing these duties, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। एज सिटीजन वी मस्ट अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड अवर कंट्री, प्रमोट हार्मोनी अमंग ऑल सिटीजन
प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि हमें भारत का नागरिक होने के लिए अपने संविधान का आदर करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट डिफेंड आवर कंट्री, और सभी नागरिकों के लिए भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रमोट हार्मोनी अमंग ऑल सिटीजन, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon fulfillment of duties, यानी कि संविधान जो है मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त के आधार पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। यानी कि ये बात नहीं कहता, इसको समझना। इस लाइन का मतलब ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इसको हम फॉलो करें, हमारी इच्छा है। एज एन ह्यूमन पर्सन होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, तो ये नैतिकता से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो यदि हमने ये फॉलो भी ना किए ना, ठीक है, तो भी हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो हमें मिलेंगे। यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करने की शर्त पर नहीं दिए गए हैं कि आप अगर ये फॉलो करते हो तभी आपको ये चीज मिलेगी, अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो एक तरह से क्या है, ये बंधन मुक्त, किसी तरह के बंधनों से बंधा हुआ नहीं है हमारा मौलिक अधिकार। अब ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया और हम कहाँ तक पहुंचे हैं। भारत में लगभग जो 30 लाख लोग हैं वो शहरों में बेघर है, यानी कि उनके पास शहरों में रहने के लिए जगह नहीं है। इनमें से 5% लोग तो ऐसे हैं जो कि रात में क्या है, बाहर सोते हैं, रोडों पर सोते हैं। इनमें सैकड़ों बूढ़े बीमार लोग हैं जो कि जाड़े में बाहर शीतलहर में आकर मर जाते हैं, और उन्हें निवास का प्रमाण पत्र न देने के कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र भी नहीं मिल पाते हैं। इसके अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती, यानी कि उनको सरकारी इलाज भी नहीं मिल पाता है। और इनमें से एक बड़ी संख्या तो दिहाड़ी मजदूरों की है जो बहुत ही कम मजदूरी पर कार्य करते हैं, और वे मजदूरी की तलाश में देश के एक हिस्से से, यानी कि माइग्रेंट वर्कर, जो कोरोना में एक से दूसरे शहर में जाकर, राज्य में जाकर कार्य करने वाले जो मजदूर थे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है हमारे देश में। तो इनका एक बड़ा तबका जो है वो हमारे देश में बना हुआ है। और आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को के एक याचिका भेजनी, यानी कि ये हमें एनसीईआरटी जो है ये एक तरह से केस स्टडी दे रहा है। आप याचिका में निम्न 2 बातों का उल्लेख होना चाहिए। इन लोगों के कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, उनको क्या है, इलाज मिलना चाहिए। आप सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार आदेश देने की प्रार्थना करेंगे, हम वहां पर क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों के लिए याचना लगवाएंगे, ठीक है। और वहां पर सरकार जो है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर हमारी क्या करेगी, आदेश की सुनवाई, जो हमारी याचिका है उसकी सुनवाई करेगी। अब देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक अधिकार है इनमें क्या रिलेशन है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है ये एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इट इज पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक चीज अगर हमने की है तो दूसरी चीज भी उसी के अनुरूप हमें करनी पड़ेगी, यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं। जिस तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए तो सरकार को भी कुछ राइट दिए गए, अधिकार दिए गए हैं, कार्य करने के लिए आदेश दिए गए हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स का अच्छे तरह से उपयोग कर पा रहा है क्योंकि उसके पास शक्ति है, अधिकार है, ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्ति है जिनको पता ही नहीं कि उनके फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार जो है नीति निर्देशक तत्वों के तहत स्टेप उठा सकती है, जैसे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। अब उसमें क्या है, सती प्रथा में क्या था, लोग ये कहते थे कि हमारे धर्म की आजादी है, उसके तहत जो महिला होती थी उसको क्या है, सती कर देते, लेकिन इसके खिलाफ सरकार ने क्या किया, कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया कि आप सती अपने धर्म के अनुसार कर रहे हो, कि आपको धर्म के अनुसार ये लीगल है, लेकिन नैतिकता के आधार पर कानून के हिसाब से ये क्या है, उस स्त्री के अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है, क्योंकि उससे उसका जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन जो है वो नहीं छीन सकता है, वो भी किसी बिना लिखित कानून के, यानी कि संविधान
के द्वारा ही हमसे हमारा जीवन जो है एक लिखित प्रक्रिया के द्वारा, विधिवत प्रक्रिया के द्वारा छीना जा सकता है। ठीक है, अब हमारे नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर को सुधारना, सभी को हेल्थ, एजुकेशन, स्किल ये प्रोवाइड करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि सभी को जो रिसोर्सेज है उन्हीं की सभी तक समान पहुंच होना, यानी कि सभी को एजुकेशन जो है, सभी देश के बच्चों को एजुकेशन मिले, सभी देश के लोगों को रोजगार, शिक्षा ये सब कुछ मिले। ठीक है, स्किल्ड हो सब कुछ। तो ये जो कार्य हैं ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान ने प्रोवाइड किए हैं। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करें। नॉन जस्टिसिएबल राइट यानी कि इनका क्या है, संविधान के द्वारा एक तरह से हम इसको कोर्ट में ले जाकर अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। पर्याप्त जीवन स्तर, महिलाओं और पुरुषों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना कार्य के आधार पर। ठीक है, राइट अगेंस्ट इकोनॉमी एक्सप्लॉइटेशन, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि बंधुआ मजदूरी मत करवाओ किसी से, यदि इस तरह का हो रहा है तो कानून बनाकर उसको बंद करो। काम पाने का अधिकार यानी कि काम पाने का अधिकार होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, ये डीपीएसपी में कहा गया है। राइट टू वर्क ये डीपीएसपी में है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड बिलो द एज ऑफ 6 यानी कि 6 साल से जो कम बच्चे हैं उनको चाइल्ड केयर की मदद की जाए। ठीक है, चाइल्ड केयर की व्यवस्था की जाए। और पॉलिसीज जो हैं जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी धर्मों का जो कानून है वो एक समान होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ कंपटीशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर यानी कि जो मद्यपान होते हैं, एल्कोहल होता है, उस पर सरकार प्रोहिबिशन करे। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि जो घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा दे। ग्राम पंचायतों को बढ़ावा दे। प्रमोट विलेज पंचायत। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ शेल्टर ऑफ यूजफुल कैटल यानी कि जो भी पशु हैं उपयोगी उनको काटने पर रोक लगाई जाए। तो इस तरह से संविधान जो है ये हमें 2 तरह के अधिकार देता है, एक सरकार को और एक आम नागरिक को। अब कई बार क्या होता है कि जब सरकार जो है डीपीएसपी जो होते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं इनको लागू करने के लिए प्रयास करती है तो इनका टकराव जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट से हो जाता है। यानी कि हमारे संविधान में पहले संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में उसको क्या है, मूल अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का जो अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, क्योंकि उसके कारण क्या है, जमींदारी उन्मूलन वाला जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा था। तो इसी के लिए जमींदारी उन्मूलन करने का सरकार ने फैसला किया और इसमें उसे संपत्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है। इसके विरोध में जो लोग हैं वो कोर्ट में चले गए, लेकिन ये सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं जो है वो व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार ने डीपीएसपी तत्वों को लागू करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और संविधान संशोधन किया। इसके लिए एक लंबी लड़ाई शुरू की गई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया, यानी कि सरकार जो है वो डीपीएसपी में के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाना चाहती थी, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको लागू रखा मानती थी। यानी कि ये एक क्या है, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। लेकिन बाद में सरकार मानती थी कि ये जो डीपीएसपी है इनको लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे सरकार का ये मानना था कि ये फंडामेंटल राइट जो है कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए क्या है, बीच में रोड़ा बने हुए हैं। तो दूसरी ओर न्यायालय ये की मानता था कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं, fundamental rights were so important and sacred that they cannot be limited even for purpose of implementation of directive principle। यानी कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, यानी कि ये चल रहा था उस टाइम पे। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम लोक कल्याण के लिए जो पब्लिक कह सकते हैं, वेलफेयर कह सकते हैं, उसके लिए क्या है, डीपीएसपी लागू करना चाहिए, तो इसके लिए संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि भाई ये संविधान ने दिए हैं, तो इतने पावन और पवित्र अधिकार जब लिखने वालों ने ही दिए हैं तो हम उसमें कटौती क्यों करें। हम कौन होते हैं कटौती करने वाले, हम नहीं करेंगे कटौती। ठीक है, तो इसके लिए जो संपत्ति का अधिकार है वो संसद के द्वारा अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था।
ठीक है। और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में समय समय पर बहुत सारे विवाद उठे हैं और मूल संविधान में जो संपत्ति रखने का, उसका स्वामित्व और संरक्षण करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बनाया गया था। लेकिन संविधान में ये कहा गया था कि ये बात भी कही गई थी, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो फिर सरकार गलत कहाँ हुई? देखो ये लाइन बाकायदा कह रही है कि देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, पजेस, मेंटेन प्रॉपर्टी। ठीक है, फंडामेंटल राइट दे दिया, लेकिन दूसरे हाथ से सरकार को भी तो राइट दिया है कि जरूरत पड़ने पर लोक हित के लिए वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? टेकन अवे कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन टेकन अवे, ठीक है, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। सिंस 1950 गवर्नमेंट मेड मैनी लॉज दैट लिमिटेड दिस राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि 1950 के दशक से ही सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए जो संपत्ति के अधिकार को क्या कर रहे थे? एक तरह से कम कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए संपत्ति का अधिकार पहले ये था तो उसको घटा घटा के सरकार कानूनों के द्वारा कम कर रही थी। ठीक है, दिस राइट वाज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यही वो अधिकार था जो कि मतलब डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच की जो झड़प है उसको लंबे समय तक खींच के रखा था। ठीक है, फाइनली इसके ऊपर एक जजमेंट आता है जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होता है, केशवानंद भारती का जजमेंट, जिसमें यह कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान का मूल ढांचा नहीं माना था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1973 में यह कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर पार्लियामेंट हैड पावर टू एब्रिज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, और उसके बाद 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस राइट को क्या है? हटा दिया गया था और इसे एक लीगल राइट के तहत आर्टिकल 300A के तहत रखा गया। यानी कि जब 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है, यानी कि मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है 1978 में, तो वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर देती है? हटा देती है। व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक दिस चेंज ऑफ स्टेटस मेक्स टू राइट टू प्रॉपर्टी? यानी कि आपकी राय में, ये पूछ रही है एनसीईआरटी हमसे कि ये क्या हमने कानूनी अधिकार बनाकर सही किया है या गलत किया है? ठीक है, वैसे हमारा संपत्ति का अब कानूनी अधिकार है तो उस पर कानूनी तरीके से ही कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी नहीं की जा सकती है। और इसने एक और जटिल विवाद को जन्म दिया, वह संविधान संशोधन से संबंधित था। सरकार मानती थी कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, यानी कि संसद जो है अपने आप को सुप्रीम मानने लग जाती है। और आपको पता ही है कि जिसका संसद में बहुमत होता है वो ही क्या होती है? 272 सीट आवश्यक होती है। ठीक है, 272 सीटें जो होती हैं वो आवश्यक होती हैं। और इसके लिए क्या है, जब किसी को 272 सीट मिल जाती है तो उसको क्या मिल जाता है? बहुमत मिल जाता है। तो ऐसे में कार्यपालिका ही क्या होती है? विधायिका का अंग होती है। तो इसमें चलती किसकी है? जो बहुमत वाली सरकार होती है। तो इसमें सरकार मानती थी कि हम क्या है, किसी भी चीज में संशोधन कर सकते हैं संविधान में। इसके बारे में कोर्ट कहती थी कि संविधान में संसद इस तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन कर जाए, यानी कि उनको भी बाईपास कर दे। यानी कि द कोर्ट वाज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वोलेट फंडामेंटल राइट्स। यानी कि सरकार ऐसा कोई भी काम अमेंडमेंट नहीं करेगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा? वोलेट करेगा। दिस कंट्रोवर्सी वाज सेटल्ड बाय एन इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट। यानी कि सीमा बांधी किसकी? संशोधन करने की। और एक लिस्ट तैयार की कि ये चीजें जो है, ये भाई हमने ये चीजें इसमें संविधान की ये जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है?
संविधान में संशोधन भले ही कर सकती है संसद, लेकिन इस लिस्ट में जो जो चीजें दी गई है ना उससे हटके करेगी, इन चीजों को तो छेड़ भी नहीं सकती। तो भाई इस लिस्ट में है ना ऐसी ऐसी चीजें डाली गई हैं जो कि क्या है, संसद क्या है, अमेंड नहीं कर सकती हैं। और इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं, संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। और आगे जो है इसको हम डिटेल से 9वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस कर लिए हैं, एक दूसरे के क्या है समानुपाती, यानी कि हमें राइट चाहिए तो ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। और सरकार और नागरिकों के लिए क्या है डीपीएसपी दिए गए हैं। ठीक है, तो सरकार इन्हें लागू करने के लिए क्या है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती है। लेकिन हमें इस चैप्टर को पढ़ के ये आभास हो गया कि संसद जो है वो अपने आप में संप्रभु नहीं है, उस पर भी क्या है प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर 2 जिसमें हमने कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर 3। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो इस चैप्टर से संबंधित क्लास रही हैं ये पसंद आई और अच्छे से जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आप समझ पाए हो। थैंक यू।